नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को फिर से वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब तेल की कीमतों में तेजी आई है। जानकारों का मानना है कि आगे भी कीमत और बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों यानी ओएमसीएस ने सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। लंबे अंतराल के बाद हाल में 15 मई को पहली बार तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी। तब से लेकर अब तक पेट्रोल ₹7.35 और डीजल ₹7.82 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तेल अधिकारियों का भी कहना है कि इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और रुपए के अवमूल्यन के कारण बढ़ी हुई आयात लागत है। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की बात करें यानी ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार अस्थिरता और अंडर रिकवरी यानी कि लागत से कम पर बिक्री ने तेल खुदरा विक्रेताओं पर भारी दबाव बना दिया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक पिछली बढ़ोतरी के बावजूद तेल कंपनियां अब भी भारी नुकसान का सामना कर रही हैं और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल में ये तेजी थम जाएगी। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में ईंधन की कीमत और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल कंपनियां अपना घाटा कम करना चाहती हैं। दरअसल पिछले काफी समय से कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ऊपर बनी हुई है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई है और इसके चलते तेल कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है। कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर अपना घाटा कम करने पर लगी हैं। तेल कंपनियों ने आज की यदि हम बात करें 25 मई को पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा कर दिया है। और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब तक पेट्रोल की जो कीमत है वो ₹102 तक पहुंच गई है और डीजल की जो कीमत है वो ₹95.20 हो गई है। ऐसे में आम लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के साथ ट्रक और टेम्पो का किराया भी अब बढ़ सकता है, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन भी महंगे हो जाएंगे। अब ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत भी बढ़ सकती है। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो बड़ा सवाल है कि इससे ये बढ़ती महंगाई से जनता को कब तक दो चार होना पड़ेगा। सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुनाते हैं। They are not minor increase, they are very serious increases, all of which will have to be paid through foreign exchange only. So these are going to be challenges, but I'm confident, and I'm saying this with responsibility. I'm confident with the guidance of the Prime Minister, we will be able to handle those challenges which are not of our making. If crude oil prices are growing, one week it is 83, another week 86, 92, 101, 102, 116, we will have to constantly monitor this, but make sure that people are not going to suffer. जो युद्ध चल रहा है वो सभी चल रहा है, उसमें चलाना है, लेकिन बार बार चढ़ाने से एक बार चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को इससे बहुत तकलीफ होता है। अभी जो मंथ एंड है, मंथ एंड में आप चढ़ाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप जिससे भी चढ़ाते हैं एक बार चढ़ाओ, एक एक बार रोज रोज ऐसे चढ़ाने से लोगों को मुश्किल होता है, गरीब लोगों को मुश्किल होता है और मिडिल क्लास लोगों को मुश्किल होता है। पेट्रोल तो देखो अभी जरूरी है तो कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे बहुत सारी चीज़ों का भाव वैसे भी बढ़ रहा है तो भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ कर रहे हैं। तो जिसको जो चाहिए वो चाहिए। अभी बढ़ने के लिए तो पगार भी तो बढ़ रहा है इंसान का, खाली महंगाई थोड़ी बढ़ रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी। क्या बोले, अभी सरकार के ऊपर अच्छा डाउन करेगा तो अच्छा रहेगा। बंद करेंगे हम लोग तो अभी 2-4 दिन और चलाएंगे, उसके बाद में अपने अपने गांव जाएंगे। तकलीफ तो होएगा ना, पैसा हमारा कमाई भी उतना ही है, अभी इनकम तो उतना ही है हमारा, जो बढ़ा नहीं हमारा। ये लोग रेट बढ़ाया तो हमारा पैसा कम पड़ जाएगा ना, मंथली इनकम कम हो जाएगा। चलिए, तो जनता पर महंगाई की मार है और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तकरार है और ये तकरार तब तक चलती रहेगी जब तक ये दाम बढ़ने का सिलसिला थमेगा नहीं। और ये फिलहाल दूर दूर तक थमता नजर नहीं आ रहा। वजह सबको पता है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं कि वैश्विक स्तर पर ये तमाम बातें हो रही हैं। और इसीलिए देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अपील की थी कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों को एक दूसरे ऑप्शन के तौर पर
कम उपयोग करें, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चले जाइए। और भी उन्होंने बहुत सारी अपील की थी, लेकिन जिन लोगों का साधन यही है उनके लिए ये बहुत मुश्किल टास्क होगा कि कैसे लगातार यदि ऐसे ही रेट बढ़ते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। क्या समाधान हो सकता है, कब तक ये सिलसिला चलेगा, चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कुशल कंवर। कुशल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभिषेक चौधरी। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर लोकेश भारती। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत लोकेश जी पहले आपसे ही करती हूँ। बहुत अच्छे से मुझे लगता है आप बता पाएंगे। देखिए, कहते हैं ना कि पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए बढ़ जाए, 2 रुपए बढ़ जाए या 10 रुपए बढ़ जाए, और जिस हिसाब से बढ़ रहा है बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक हम 7 रुपए कुछ पर आ चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि ये चीजें और बढ़ेंगी धीरे धीरे। आप देख लीजिए, मई में 4 बार हो गया और पूरा कैलकुलेशन देखें तो 10वीं से 11वीं बार ये हो रहा है। देखिए, आम जनता कैसे समझती है, रेट बढ़ा मतलब 1 रुपए 2 रुपए तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जब चीजें बढ़ते जा रही हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है और लोगों सीधे उसको महंगाई से देखते हैं, क्योंकि उनका जो बजट है उसी के हिसाब से वो चलते हैं। आम भाषा में समझें, एक तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सिलसिला आपके अनुमान से कितने दिनों तक और बना रहेगा, और फिलहाल इसका एक समाधान बताइए कि लोग क्या करें इससे, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भाई क्या करेंगे, पैदल नहीं चल सकते, जिसे काम पे जाना है वो जाएगा, हर व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ नहीं जाएगा। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी ही चलाएंगे, वो साइकिल पे नहीं आएंगे। कुछ लोग कर सकते हैं पर सबके बस की बात ये नहीं है। एक समाधान भी बताइए, और ये सिलसिला और लगभग कितने समय तक चलेगा, ये जो लगातार रेट्स में बढ़ोतरी है ये कब तक झेलनी पड़ेगी आम जनता को। ये रखे जी, देखिए लड़ाई थोड़ी सी लंबी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही कहूंगा कि आपको लंबे समय के लिए तैयार होना है, नंबर 1। दूसरा, कि मैंने पहले भी कहा था इसी चैनल पे कि ये लास्ट टाइम नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आगे ही बढ़ेंगे। और मैं फिर से ऑन रिकॉर्डेड फिर से कह रहा हूँ कि प्राइस आगे और बढ़ेंगे। आप चाहे तो बाद में रिकॉर्डिंग अपनी जनता को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। अब एक डोमिनो इफेक्ट होता है इकोनॉमिक्स में। अब ये डोमिनो इफेक्ट क्या है? पेट्रोलियम का डायरेक्ट लेना देना केवल उन लोगों से नहीं है जो व्हीकल चलाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं कार चला रहा हूँ या मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरे लेना देना, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये उस गरीब जनता पे भी उतना ही असर डालता है जिसके पास में व्हीकल भी नहीं है ना? कैसे? मैं आपको अपना एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। कल संडे था और मैं केवल 2 चीजें मैंने ली एक रेस्टोरेंट से। मैंने छोले भटूरे लिया और मैंने हाक्का नूडल लिया था, और ये जेन्युइन केस है, आपको मैं बता रहा हूँ। अब यकीन नहीं मानेंगे, राखी जी 750 रुपए बिल बना है। तो मैंने खुद बिल चेक किया कैसा क्या था, और एक उसमें शेक था। 3 चीजों को मैंने अकेले कंज्यूम किया और 750 रुपए मैंने खुद के ऊपर खर्च किए। पहली बार मुझे इतना खुद के लिए बुरा कभी नहीं लगा। अब ये क्यों हुआ? एक तो कमर्शियल सिलेंडर के भाव बढ़ गए, वो कारण है। दूसरा, अब पेट्रोलियम के प्राइसेस जो बढ़े हैं उससे जो नॉर्मल एफएमसीजी गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि केवल ये व्हीकल तक सीमित है, लेकिन ये आम जनता की जेब के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर असर डालता है। अब ये हो क्यों रहा है, थोड़ा सा इसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में लेकिन साधारण भाषा में समझेंगे कि भारत में हम लोग जानते हैं कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी शुरू से रही है। हम लोग आयात निर्भर देश रहे हैं, आज भी हैं, और कुल मांग जो है वो है लगभग 230 से 250 मिलियन टन की। मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ हर साल। और लगभग हम जो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो करते हैं 200 से 220 मिलियन टन। अगर प्रतिशत में हम लोग देखें तो ये 85 से 88% होता है। साधारण भाषा में अगर 100 रुपए की चीज हम मंगवा रहे हैं पेट्रोलियम के फॉर्म में, तो 88 रुपीज का हम केवल बाहर से मंगवाते हैं। राउंड ऑफ करते तो 90 रुपीज हो जाएगा ये। तो 90 रुपए का तेल हम बाहर से खरीदते हैं। और आपको पता है जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, वहां पर जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, और भारत के आप कह सकते हो जो डिप्लोमेसी है वो इतनी, आप कह सकते हो उसका इतना रुझान नहीं है कि हमारे लिए वो बहुत बड़े लेवल पे आप कह सकते हो लिबर्टी दे रहे हैं। ऑल्दो रशिया का ऑप्शन हमारे लिए खुला हुआ है, लेकिन हम लोग कब उससे लेंगे, या अगर ले रहे हैं तो कब तक वो हम तक पहुंचेगा, ये एक क्वेश्चन ऑफ डाउट है। अब होता क्या है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कभी कर नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमने आज खुदाई करी और कल मिल गया है। ये तो नेचुरली हर देश के पास में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई थी 2025 की, वो ये बताती है कि 150 मिलियन डॉलर का हम लोगों ने 2025 में इंपोर्ट किया था, जो बढ़ के अभी
पिछले अगर आप 4 से 5 महीनों को देखें तो लगभग 170 मिलियन हो गया। आप सोचिए पूरे 1 साल में 150 किया है हम्म। और इन 5 महीनों के अंदर-अंदर हमने 170 मिलियन किया। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और ये सही बात कहा न निर्मला सीतारमण जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल जो आप कह सकते हो वॉरफेयर है उसकी वजह से हो रहा है। बट हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब करें क्या हम लोग? आपका प्रश्न था आखिरी कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि जहाँ तक उम्मीद हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अगर संभव हो सके आपके लिए। दूसरा, जैसे मुझे ये बात ठीक नहीं लगी कि ईवी खरीद लीजिए। आप देखिए, अगर आप खुद सोच के देखिए आज ईवी स्कूटर भी अगर मैं लेने जाता हूँ तो लगभग वो 150-2 लाख रुपए का मिलता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अब अगर इसमें आरओआई निकालेंगे, आप रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं निकलना है कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए का स्कूटर ले लूंगा, तो 1.5 लाख रुपए का मैं पेट्रोल नहीं डलवा लूंगा। तो मेरे पास में एक लायबिलिटी भी आपने क्रिएट कर दी। और एक मैंने सुना था आपकी रिपोर्ट में एक व्यक्ति कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी तो बढ़ रही है। उसकी सैलरी बढ़ रही है शायद इसलिए वो कह रहा है। हाँ, मुझे तो ऐसी एग्जैक्टली। स्थितियां नहीं दिख रही हैं। है ना? कि लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। हाँ, अगर सैलरी बढ़ भी रही है तो आप कंपैरिजन में तो देखिए तो क्या है, कुछ भी बोल देना कैमरे के सामने आके। मैं हमेशा इन चीजों से बचता हूँ, आंकड़ों से हमें को बात करना चाहिए। तो हाँ, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम हम लोग कर सकते हैं अगर ये संभव हो सक रहा है तो। और तीसरा मेरा निवेदन है सरकार से कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत बड़े लेवल पे स्क्रूटनाइज करके स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। कुशल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। कुशल जी देखिए, क्योंकि लोकेश जी एक्सपर्ट हैं और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इसीलिए चर्चा की शुरू वहां से करी कि क्या एक सॉल्यूशन वो देखते हैं। तो कुछ जिम्मेदारियां सरकार के स्तर पे भी हैं। मुझे लगता है सोचा जा रहा होगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ भी नहीं हो रहा और सारी कंडीशंस क्यों बनी ये भी हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ों में परिवर्तन की ज़रूरत है। जैसे कि वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर मजबूती की बात कर रहे हैं, दूसरे सोर्सेस की बात कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये जो वॉर है या ये जो मिडिल ईस्ट में है ये फिलहाल थमता हुआ नहीं दिखता और ये भी क्लियर हो गया कि ये रेट्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन लगातार ऐसे ही बढ़ते 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 और बढ़ जाएंगे। सर बहुत स्थिति हर व्यक्ति के लिए नहीं पॉसिबल है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक दूसरी लाइन जो है मुझे लगता है वो गवर्नमेंट को तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जो आज स्थिति जो हो रही है, जो पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, वो एक तरीके से हमारे देश में ना एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ गई है, उसी की वजह से ऑयल बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहे हैं। तो ये गलत है। मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है कि 1 रुपया बढ़ रहा है, 2 रुपये बढ़ रहा है, ऐसा अगर आप दूसरे देशों से अगर आप कंपेयर करो, यूएसए से, यूरोपियन कंट्री से या चाइना से, अदर कंट्री से देखो, तो वहां पर 20 to 30% जो क्रूड ऑयल है उसका रेट बढ़ा है। बट इंडिया में तो भी 2 से 3% ही बढ़ा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। देखिए, जो ऑयल का जो रेट है वो तो इंक्रीज होना ही होना है, क्योंकि देखिए खपत इतनी हमारे देश के अंदर। पर ये जो एक जो पिक्चर बनाई जा रही है ना, जो हमारे देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाहर देश में जाके इतना दौरा कर रहे हैं, अलग अलग देशों से जाके बात कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं। इसी वजह से कर रहे हैं ताकि हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। अभी आप देखिए, सेमीकंडक्टर की फिनलैंड से हमारी हेल्प आ रही है, यूएई से $5 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके एक तरीके से आप देखा जाए तो हमारे देश की बढ़ोतरी के लिए ही बाहर जा रहे हैं। तो ये जो ऑयल का जो इंक्रीज होना, ये तो होगा ही। बट जैसे हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हम सबको, पूरे देशवासियों को, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है कि कम यूज करे, वर्क फ्रॉम होम करे, तो हम सबको वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है कुशल जी, मैं बस एक ही चीज़ पर क्रॉस करूंगी और वो ये है, आप कह रहे थे चाइना की बात आपने करी और भी जगह की बात करी। सर थोड़ा सा कंपेयर भी तो करें। वहाँ 20-30% शायद वो लोग कर सकते हैं। हम भारत के कंपैरिजन में यदि देखें, हर कंट्री की अपनी एक इकोनॉमी होती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका काम करने का तरीका। भारत से कंपेयर करके देखिए तो हम कैसे चाइना को अपने साथ कंपेयर करें। आप सोचिए ना, कल को आप कह देंगे कि अमेरिका से कंपेयर करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरे देश पे असर होगा, लेकिन उनके लिए शायद उतना नहीं। प्रभाव सबको पड़ता है, लेकिन मैं तो भारत के कंपैरिजन में समझूं तो कैसे संभव है सर? नहीं, देखिए, अगर कंपेयर टू अगर हम अदर कंट्रीज देखें तो भारत की स्थिति आज भी बहुत ही मजबूत है। हाँ, सम प्रॉब्लम आ रही है ईरान और यूएसए की वजह से, वो पूरे देशवासियों को भी पता है। और ये ऐसा टाइम है, देखिए जब कोविड आया था ना,
जब कोविड की वेव आई थी तो जब तब कांग्रेस, बीजेपी ये सब पार्टियां नहीं हो रही थी। उस टाइम पे ये हो रहा था कि हम लोगों की हेल्प कैसे करें, एक दूसरे की हेल्प कैसे करें, लोगों की जान कैसे बचाएं। तो मोदी जी ने हमें पहले ही 3 बार हमें एक वार्निंग दे दी है कि आगे समस्या इतनी प्रॉब्लमैटिक होने वाली है। देखिए ईरान और यूएसए का जो भी वॉर है ना, वो एक एक अभी एक ऐसे स्टेज पर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर वो एस्केलेट हुआ तो इसके 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 बाद कोई वापसी नहीं है। तो उसी की वार्निंग को लेके हम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। अगर इंक्रीज हो रहा है, लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक ही बार बढ़ा दिया जाए पेट्रोल को या क्रूड ऑयल को, एक ही बार बढ़ा दीजिए, बार-बार ना बढ़ाया जाए। तो एक ही बार नहीं, अगर एक-एक करके बढ़ा रहे हैं तो वो नीति ऐसी है कि एक-एक करके बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों के ऊपर प्रेशर ना आए। तो आप ये देखिए ना, सरकार भी तो उस पे काम कर रही है। अगर सरकार चाहे तो वो सीधा ₹120 कर दे, ₹110 कर दे। पहले 96 हुआ, 97 हुआ, फिर 98 हुआ। तो दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज़ कि जितना हम कम बढ़ा सके उतना ही बढ़ाएँ। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से ₹10 या ₹15 बढ़ा दिया। तो आप ये देखिए इंटरनेशनल लेवल पे भी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो एक तरीके से जो चल रही हैं, डिस्कशन चल रही हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। तो इस टाइम पे पूरे भारत को एक साथ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं, उनको भी साथ होना चाहिए। सबको एक होके हम लोगों को, जो हमारे जो मोदी जी हैं, उनका साथ देकर जो-जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है हमारे देशवासियों को, उसको फ़ॉलो करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में अगर ये वॉर एस्केलेट होता है, तो हम सभी को पता है हम लोग कितनी समस्या में आने वाले हैं, तो उसी को हमें आगे सँभालना है। तो इसके लिए एकजुटता की ज़रूरत है। हम लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। ना कि अपने ही देश के बारे में उल्टा-सीधा बोलना, बुराइयाँ करना। ठीक है। अभिषेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, राखी जी। अभिषेक जी, आपने एक्सपर्ट को भी सुना, आपने कुशल जी को भी सुना और एक बात उन्होंने कही कि सहयोग की जरूरत है। मुझे लगता है सहयोग करने के लिए कभी कोई मना नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति उस तरह से जाके कैसे सहयोग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकेश जी भी कह रहे थे कि ईवी खरीदना इज नॉट अ ऑप्शन कि हम उस तरफ चले जाएं, उतना तो वो पेट्रोल में दे देगा। लेकिन ठीक है, कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों को भी तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमें ये उम्मीद हो कि हाँ इतने दिन तक हमें फॉलो करना है या 2 महीने और फॉलो करना है। यहाँ तो कोई चीजें, मतलब एक कहते हैं ना कि कुछ फिक्स नहीं है कि कब तक चीजें होंगी और रेट बढ़ते जाना है। कैसे इन स्थितियों से निकलेंगे बाहर? देखिए राकेश जी, मैंने दोनों ही वक्ताओं की बहुत अच्छे से बात सुनी। लोकेश जी को भी बहुत ध्यान से सुना और मैंने बीजेपी के अपने साथी को भी बहुत ध्यान से सुना। मैं लोकेश जी की कुछ बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, जो उन्होंने उदाहरण दिए। अब बात करते हैं कि जो क्राइसिस आया है, देखिए ये अचानक से नहीं आया है। ये बहुत लंबे समय से एक स्ट्रैटेजी चल रही थी, जो देश के सामने एक दिन भयभीत वाली एक स्थिति आके खड़ी हो गई है। पेट्रोल के दाम, अब बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा मेरे साथी ने कि एकदम से हम पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा सकते, थोड़े-थोड़े करके बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। या आप कच्चे तेल की जो कीमत का है, उसका आप एक उदाहरण देते हैं। जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती है, तो उसका फ़ायदा आम जनता को नहीं मिल पाता। अब प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे सलाह दी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई हैं, बट मेरा मानना ये है, देखिए हर आम व्यक्ति के लिए ये चीज़ लड़ाई लड़नी आसान नहीं है। जो कोई धन्ना सेठ है वो उस चीज को शायद झेल सकता है, लेकिन आम आदमी जो रोज का कमाता है वो कैसे इस लड़ाई से लड़ेगा? क्योंकि पेट्रोल महंगा होना सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, इससे खाना भी महंगा होगा, इससे साग सब्जी भी महंगी होती है, इससे राशन भी महंगा होगा, हर चीज, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। बीजेपी के साथी ने कहा कि सहयोग की जरूरत है। देखिए जब विपक्ष जब सहयोग की बात करता है, जब सलाह देता है, जब हमारे पार्टी के एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने ये सचेत किया था कि बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, तो बीजेपी ने उस पर आंख मूंद ली। बीजेपी के जो नेता हैं वो सोचते हैं कि अगर विपक्ष कोई आपको सलाह दे रहा है तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये हमारी राजनीति चमकाने का एक समय है, तो हम अपने आप को फ्रंट फुट रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे हैं, जैसा मेरे साथी ने बताया, अलग अलग इन्वेस्ट करके लेकर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ विदेश में जाके जब भी आप कहीं दौरा करके लेकर आते हैं, आप अपने देश में आके एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको रिलीज क्यों नहीं करते, उसको बताते क्यों नहीं है? अगर बाहर से इन्वेस्ट आ रहा है तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए मोदी सरकार ने कोविड के दौरान जो एक मंजर खड़ा किया था, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, चाहे वो मौत के आंकड़ों से रिलेटेड हो, कितना बड़ा एक देशवासियों के साथ धोखा किया। और देशवासियों के हाथ में क्या दिया कि आप तालियां बजाइए, आप तालियां बजाइए। क्या उससे जो लोग गए हैं उनकी भरपाई नहीं हो सकती?
हमने एक स्ट्रेटजी नहीं बनाई, हमने प्लान नहीं बनाया कि हमें इस लड़ाई से लड़ना कैसे है। आज वही मंजर आ रहा है। हर दूर अब जब हम सुबह-सुबह उठ के देखते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और ये पेट्रोल के दाम आगे भी बढ़ेंगे, ये सच बात है। उस चीज़ से अब निपटना कैसे है? ईवी खरीदना हर एक मिडिल क्लास के लिए संभव नहीं है, उतना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना। अरे जो इंसान रोज़ का कमा रहा है, वो कैसे इस चीज़ को करेगा? अगर वो सब्जी खरीदने जा रहा है, तो वो उसको महँगी मिलेगी। अगर वो राशन खरीदने जा रहा है, तो वो उसको महँगा मिलेगा। वो बेचारा ईवी तक तो पहुँचा ही नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने बाहर जाकर मेलोडियाँ बाँटी हैं। कुछ देश का फ़ायदा तो कर नहीं सके, लेकिन देश की बहुत बुरी हालत करके रख दी है। और ये महँगाई जो इस स्तर तक बढ़ती जा रही है, मैं एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे साथी को शायद पसंद नहीं आएगा। देखिए, महँगाई की बात चल रही है, जब यूपीए की सरकार थी, 2014 में जब हम छोड़ के गए थे, एनडीए की सरकार आई, उस समय जो दूध हम ₹27 लीटर पे छोड़ के गए थे, आज वो ₹74 लीटर है। ब्रेड जो ₹18 में मिलता था, आज वो ₹55 का मिल रहा है। पेट्रोल के तो खैर चल ही रहा है। डीज़ल उस समय 40 था, आज अलग ही रेट पे पहुँच गया है। जो खाने का तेल था, सरसों का तेल जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो ₹70 लीटर था, आज ₹187 लीटर है। स्कूटी जिसकी बात अभी चल रही थी, देखिए आम स्कूटी उस समय 40 से 45 हज़ार रुपए में एक अच्छी स्कूटी आ जाती थी, आज तो 1 लाख रुपए से ऊपर है। सबसे बड़ी बात है सोना, देखिए 20,700 रुपए 10 ग्राम सोना था और आज उस सोने की कीमत क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चाँदी उस समय 55,000 रुपए थी, आज 2.5 लाख से ऊपर पहुँच गई है। सीएनजी, एलपीजी, देखिए वो जो गैस सिलेंडर है जो मात्र उस समय में 395 रुपए में मिलता था और चंद रुपया बढ़ते ही स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन करती थी, सिलेंडर लेके बैठती थी। आज वो सिलेंडर किस दाम पर मिल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। इनको लगता है कि नहीं ये पीछे से सब कुछ चल रहा है, देश में वॉर चल रहा है। देखिए वॉर ये सब चल रही है लेकिन आपने इस देश को क्योंकि आप मुखिया हैं, बीजेपी इस समय देश को लीड कर रही है, अपने उनके बहुमत की सरकार है। तो उन्होंने देश के लिए क्या कहा है? देश को ये कहा है कि आप सोना मत खरीदो, आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, आप पेट्रोल के वाहन मत यूज़ करो। बीजेपी के नेता अपने वीडियो क्लिप बनाते हैं, साइकिल पर चलते हैं, पीछे 2 गाड़ियाँ चल रही हैं। देखिए मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सच्चाई ये है कि ये बहुत बड़ा फेलियर है, जिस चीज़ को बीजेपी की सरकार मानती नहीं है और उस देश का जो फेलियर सरकार, उसका ठीकरा सिर्फ़ हम जैसी आम जनता पर पड़ता है, जिसकी कमर टूट रही है, जो ये महँगाई सीधी रसोई में घुसती है और वो सब पूरा सिस्टम बिगाड़ देती है। आम इंसान के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है इस सरकार के दौर में और ये महँगाई बढ़ेगी। ये महँगाई डायन खाया जाता है। हम सबको तो अब इस महँगाई से बहुत डर लग रहा है। ठीक है, अब यही एक बात है सबसे बड़ी कि आखिरकार कैसे निकलें इन सब चीज़ों से, और बहुत सारी बातें क्योंकि लोकेश जी ने बता दी थी और समय भी हो गया। लोकेश जी कोई महत्वपूर्ण एक बात यदि 10 सेकंड में बताना चाहें तो प्लीज़ बोलिएगा। अनम्यूट करिएगा। मैं बस ये कहना चाहता था कि कोविड के टाइम का हर बार हमको एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन कोविड के टाइम पे हमारे पास में प्लान था, इस बार हमारे पास प्लान नहीं है। और मुझे ये बोलना होगा कि हमारे पास नहीं, आरबीआई के पास प्लान था। आरबीआई के पास में एम्पल अमाउंट ऑफ पैसा था, ये सरकार के पास पैसा नहीं था। हर बार आरबीआई ने मदद की है और आरबीआई अलग काम करती है। हाँ, वो बात अलग है कि अब पॉलिसी रिकमेंडेशन की भी सारी चीजें जो आरबीआई पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। और मैं अपने साथी को ये बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट आने वाली बात नहीं, मैंने इसी चैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट बताया था कि इन्वेस्टमेंट यहाँ से चला गया है और कोई बड़े और कोई छोटा मोटा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं गया, बहुत बड़े लेवल के अमाउंट के इन्वेस्टमेंट यहाँ से गया। आपकी दर्शक को पता होना चाहिए। बस मैं 10 सेकंड लूंगा कि एनएससी का लेटेस्ट का डेटा, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इन्वेस्टमेंट था वो लगभग 800 बिलियन का था, वो चला गया भारत से। आईटी सेक्टर का था 219.8, लगभग 220 बिलियन का था, वो बात चला गया। एफएमसीजी जो है लगभग 200 बिलियन का था। इन्वेस्टमेंट गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो आएगा, जो चला गया है इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। लास्ट कि जब क्रिटिसाइज पॉलिसी को किया जाता है तो देश को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है ना। पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना मतलब जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी को, और मानने में उसमें कोई बुराई नहीं। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना और देश को क्रिटिसाइज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम और आप इस मुश्किल घड़ी में देश के साथ में खड़े हैं, लेकिन हमें रियलिटी को भी समझना होगा। ठीक है, हाँ कुशल जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज थोड़ा जल्दी से। हाँ जी, मैं अभी जो हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के अभिषेक जी, उन्होंने बोला कि सोने का रेट इतना बढ़ गया है, दूध का रेट इतना बढ़ गया है, ब्रेड का रेट इतना बढ़ गया है। मैं जनता को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि चाहे 2012 हो चाहे 2010 हो, जो ये जो रेट इंक्रीज होते हैं नहीं, ये सिर्फ इंडिया के रेट इंक्रीज नहीं होते, ये पूरे विश्व के रेट इंक्रीज होते हैं। 2010 में आपने जो जमीन खरीदी थी, तो आपको आज वही 2010 वाले रेट में आप अपनी जमीन बेच दोगे? नहीं बेचोगे ना।
तो जो सोने का रेट है, ये सारे रेट हैं, ये सिर्फ इंडिया डिसाइड नहीं कर रहा है कि गोल्ड का रेट 50,000 था 2010 में, आज 2 लाख पहुंच गया या 1.5 लाख पहुंच गया। ये इंटरनेशनल मार्केट से रेट डिसाइड होते हैं। तो आप इस आंकड़ों से लेके आप अपने देश के अंदर ये नहीं बोल सकते कि महंगाई आ रही है। मैं आज आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो सिचुएशन आज जो इतनी विश्व के अंदर इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके बाद भी आज हम लोग इतने स्थिर है ना, वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उसको कैसे डिप्लोमेटिक वे से उसको अच्छे तरीके से लेके करा जा रहा है। अदरवाइज अगर ऑपोजिशन बैठी होती तो आज हालात है ना, उससे ज्यादा बदतर होते। ठीक है, चलिए, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, मैं बस इतना बोलना चाहूंगी बहुत जल्दी से कि समय के साथ यदि चीजें हुई हैं देश में तो हम सिर्फ देश की बात कर रहे हैं। मुझे चिंता भारत की है, मुझे यहाँ के पेट्रोल डीजल की है, स्वयं की है। मुझे फिलहाल बोलने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे चाइना की या अमेरिका की अभी किसी की चिंता नहीं है। मुझे भारत की है, यहाँ के लोगों की है, यहाँ की जो महंगाई है उसकी है। तो ठीक है, एज पर कंपैरिजन बोल सकते हैं, लेकिन भारत को लेके, भारत की जो पॉलिसी है उसको लेकर बात हो रही है, उसमें क्या बदलाव करें इसको लेके एक मुझे लगता है एक चर्चा है। बार बार हम कंपैरिजन किसी और से कर देते हैं तो वहां की चीजों और यहाँ की चीजों में अंतर भी बहुत है, ये समझना पड़ेगा। फिलहाल समय की सीमा, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पक्ष विपक्ष की जो बातें होंगी वो अपना अपना साइड लेके बात करेंगे, लेकिन असल में जो ये महंगाई की मार है ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। एक विकल्प ये है कि हाँ, हम थोड़ी सी बचत करें, लेकिन कब तक ये देखना पड़ेगा। और एक पॉइंट जो निकल कर आया, जो पॉलिसीज हैं उस पर दोबारा से मंथन किया जाए, कुछ ऐसी दूसरी लाइन खड़ी करिए ताकि आने वाले समय में यहां और भारत के लोगों को परेशानी ना हो। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।